नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। लाख टके की बात में सबसे पहले बात नोएडा की करते हैं। आज दिन भर नोएडा में बवाल देखने को मिला। फैक्ट्री कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे तो प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया और कर्मचारियों ने नोएडा के कई सेक्टर्स में जगह जगह आगजनी की घटनाएं कर डाली, जिसके बाद बता दें आपको हालात पर काबू पा लिया गया। आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 100 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। और वहीं कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन पर डीजीपी खुद लखनऊ में कंट्रोल रूम से पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नोएडा के अलावा फरीदाबाद, राजस्थान के भिवाड़ी में भी आज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रकरण की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्दी ही पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। नोएडा कंपनी मजदूर विवाद मामले में गठित हाई लेवल कमेटी आज रात तक मामले का हल निकाल लेगी और सभी पक्षों से बातचीत पर सीएम योगी की नजर है। सीएम योगी पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा में कई फैक्ट्रियों की कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद नोएडा में भारी जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर से लेकर मेरठ हाईवे तक गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। पिछले 6 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अचानक प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई और पथराव हुआ। नोएडा हिंसा पर डीजीपी राजीव कृष्ण का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बवाल में शामिल बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा, महंगाई के दौर में कम वेतन में घर चलाना मुश्किल है, ये एक परिवार वाला ही समझ सकता है। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। अजय राय ने कहा कि जिन पर अत्याचार हो रहा है उन पर आंसू गैस चलाई जा रही है। महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, पूरी तरीके से गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, खाने के सामान महंगे कर दिए। लोग स्कूल में आज बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, इस समय उनको फीस जमा करनी, स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। वो फीस कहाँ से लाएंगे? वो कम सैलरी वाले लोग हैं, जब उनकी सैलरी आप नहीं बढ़ाओगे तो पूरी तरीके से वो उस तरह की बात कर रहे हैं। आप उसको अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आप लाठियाँ चलवा रहे हैं, आंसू गैस चलवा रहे हैं। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 8 कंपनी पीएसी और आरएएफ तैनात की गई है। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि करीब सैकड़ों की संख्या में ऐसे उग्र लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि स्थिति सामान्य बनी रहे, इसी पर पूरा जोर है। तमाम अधिकारी और अफसर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और खासतौर पे अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही आपको बता दें श्रम विभाग के अधिकारी और साथ ही पुलिस के अधिकारी मौके पर लगातार गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और श्रमिकों से सीएम योगी ने अपील भी की है। सीएम योगी ने कहा कि औद्योगिक अशांति फैलाने वालों से सावधान रहे, अशांति फैलाने वालों की साजिश पर्दाफाश हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के समय में सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी थी। अब यूपी में रोजगार की कमी नहीं है, पहले फैक्ट्रियों में तालाबंदी हुआ करती थी। शांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहे। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है।
नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो चुकी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो मजबूरी में जनता को सड़कों पर तो उतरना ही पड़ेगा। और वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी राज में हर तरफ नाइंसाफी हो रही है, जिसकी झांकी आज नोएडा में देखने को मिली है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी अखिलेश पर इस पे पलटवार किया। सुनवाते हैं आपको। जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है, जरूर उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग माननी चाहिए और उनके दुख तकलीफों को दूर करना चाहिए। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? समाजवादी पार्टी अपने आप अपने भविष्य को अंधकार में बनाने का काम कर रही है। वैसे भी 2047 तक उनके सत्ता के इर्द गिर्द भी आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कर्म करेंगे तो उनको नेता विपक्ष का भी पद सदन में मिलने की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, यह उनके लिए जरूर चुनौती होगी। जारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, बात करके समाधान निकाला जाएगा। पर अब देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली के बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटर में ही नहीं बल्कि घंटों में भी सिमट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये 210 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना पेश करने वाला है, जो सफर तय करने से पहले 6 से 7 घंटे जहां पहले लग जाते थे, अब वो दूरी सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर सकेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली से देहरादून का सफर जिसमें कभी 6 से 7 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। जी हां, 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब हकीकत है। इस एक्सप्रेस वे की पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। ये राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन से गुजरता है। एशिया में अपनी तरह का ये सबसे लंबा कॉरिडोर है, जिसे इसलिए ऊंचा बनाया गया है ताकि नीचे से वन्य जीव बिना किसी डर के गुजर सकें। ये विकास और पर्यावरण के संतुलन का बेजोड़ नमूना है। ये है विकास, पर्यावरण और तकनीकी के अद्भुत संगम का कॉरिडोर। आप देखेंगे कि 12 किलोमीटर लंबा एशिया का ये सबसे बड़ा जो ग्रीन कॉरिडोर है। हम आपको इसको करीब से दिखाते हैं। आप देखिए कि नदी के बीचों बीच जो पिलर बने हैं, ऐसे करीब 570 पिलर के जरिए ये 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। दूसरी खासियत है इसकी 340 मीटर लंबी सुरंग। पुराने समय में डाट काली मंदिर के पास लगने वाले भारी जाम से अब मुक्ति मिल गई है। ये सुरंग न केवल वक्त बचाती है बल्कि इसमें आधुनिक वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा है, जो सफर को सुरक्षित बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, सीएम योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण में सहयोग और सीएम पुष्कर सिंह धामी का देवभूमि में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प। इन तीनों के समन्वय से ही ये इम्पॉसिबल लगने वाला प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में पूरा हो सका है। तो अगली बार जब आप पहाड़ों का रुख करें तो इस इंजीनियरिंग के चमत्कार का अनुभव जरूर लें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नए भारत की नई रफ्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने आज दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे, उसके बाद सहारनपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बना है उसके उद्घाटन स्थल पर मनोहरपुर के पास गणेशपुर में लैंड किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से होते हुए डाटकाली मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल से लेकर प्रधानमंत्री के डाटकाली रूट के मार्ग का निरीक्षण भी किया है। सीएम योगी निरीक्षण कार्य पूरा करने के बाद सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही है। सीएम योगी कल दोपहर 2 बजे गणेशपुर हेलीपैड से सरसावा हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तैयारियों का जायजा लिया है। बारीकियों से तैयारियों को परखा भी, अधिकारियों से कार्यों की जानकारी भी ली है। साथ ही सीएम योगी ने डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली। और पीएम मोदी का कल देहरादून का दौरा है। वहीं सीएम धामी ने गढ़ी कैंट के मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम धामी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और कार्यक्रम स्थल की तैयारियां भी परखी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एजेंसियों के बेहतर समन्वय और आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक है। पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इससे जनता को समर्पित कर देंगे। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इस कॉरिडोर से सभी लोगों को बहुत फायदा होगा और दिल्ली से देहरादून के सफर की दूरी केवल 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए उत्सव है, क्योंकि देहरादून और दिल्ली इसके बीच की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने जा रही है और इसके होने से बहुत बड़ा फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे उद्योग समूह के लोगों को, किसानों को और नागरिकों को होने वाला है। पीएम मोदी का कल देहरादून का दौरा है। वहीं सीएम धामी ने गढ़ी कैंट के मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम धामी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों को देखा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एजेंसियों को बेहतर समन्वय और आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और जनता को उसे समर्पित करेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर को विकास की नई सौगात दी और सीएम योगी ने 951 करोड़ से ज्यादा लागत के परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में कई विकास योजनाओं की सौगात दी। 951 करोड़ से ज्यादा लागत की 423 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हुए। जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में आज कोई भी भर्ती होती है वो पारदर्शी होती है और सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। अभी भी गांव में आप जाओगे सुबह शाम को तो बच्चे भाग रहे होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें पसंद है बेल्ट की नौकरी, चाहे वो आर्मी की हो, पैरा मिलिट्री की हो या यूपी पुलिस की हो। पहले क्या होता था हमने देखा है, भूल नहीं सकते, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब कोई भी भर्ती होती है तो पारदर्शी तरीके से होती है और समान अवसर सभी उन प्रतिभाशाली बच्चों को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का सनातन और देश के इतिहास को बचाए रखने में अहम योगदान रहा है। जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथपुरी तक, काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक भारत की गुलामी के इस कालखंड में मुगल आक्रांताओं से जकड़ी हुई व्यवस्था में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारत की विरासत के संरक्षण के लिए
पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी और जयंत चौधरी का ये कार्यक्रम 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी आरएलडी की संयुक्त ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कल बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीएसपी इसे बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। बीएसपी सभी 18 मंडलों के 75 जिलों का एक साथ आयोजन कर सियासी ताकत दिखाएगी। और वहीं बाकी सियासी दल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दलित वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस, एसपी, आजाद समाज पार्टी ने भी पूरे यूपी में इस जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके नाम का सहारा लेकर सभी सियासी दल दलित वोट बैंक साधने में जुटे। बहुजन समाज पार्टी इस बार लखनऊ में सभी 18 मंडलों के 75 जिलों का एक साथ आयोजन कर सियासी ताकत दिखाएगी। कुछ दिन पहले ही मायावती ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर इस कार्यक्रम की रणनीति तय की। कार्यक्रम सिर्फ जयंती मनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी बिगुल के रूप में भी देखा जा रहा है। बीएसपी ही नहीं, एसपी और कांग्रेस ने भी जयंती के मौके पर बड़े आयोजन का प्लान बनाया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले से ही बड़े आयोजन का ऐलान कर चुके हैं। एसपी गांव-गांव तक संविधान बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। अखिलेश का प्लान है कि अंबेडकर जयंती को सामाजिक एकता और जागरूकता का अभियान बनाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर एक्शन पे आदेश नहीं दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी उसको मानती है, बाबा साहब के संविधान को? क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण दे रही है? जिस आरक्षण को 69,000 शिक्षक भर्ती में भाजपा खा गई, तो बाबा साहब ने तो संविधान दिया, बाबा साहब ने कानून दिया, बाबा साहब ने आरक्षण दिया। उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं, उस संविधान को भाजपा मानने को तैयार नहीं, देश की न्यायपालिका के आदेशों को मानने को तैयार नहीं। यूपी में कांग्रेस भी दलित वोट बैंक साधने की तैयारी में है। अंबेडकर जयंती पर सभी 75 जिलों में कार्यक्रम करने के लिए जिला इकाइयों को कहा गया है। इस दौरान कांग्रेस संविधान का गुणगान करेगी। बाबू जगजीवन राम को भी याद करने के लिए कांग्रेस प्रोग्राम करेगी। अंबेडकर जयंती पर आजाद समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में रैलियां और गोष्ठी करेगी। जयंती को समानता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ आयोजन कर जनता से जोड़ने का काम करेगी। पार्टी बूथ, सेक्टर और ग्राम पंचायत स्तर पर जयंती का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेगी। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी अंबेडकर से जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक तुलनात्मक रिपोर्ट भी मीडिया में आने की संभावना है। तो शायद उससे जो है पता लगेगा कि किसने ज्यादा अच्छा कार्यक्रम किया, और बसपा की कोशिश है कि उसका कार्यक्रम सबसे अच्छा हो। बाबा साहेब की जयंती के लिए तमाम सियासी पार्टियां अपनी ताकत लगा रही हैं। हालांकि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये 2027 चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दलितों के बीच ये संदेश देने की कोशिश है कि उनके अधिकारों और सामाजिक न्याय की असली संरक्षक हम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर जयंती को लेकर यूपी के माहौल को उत्सव के तौर पर मना रही है। संगठन से लेकर सरकार तक अंबेडकर जयंती के अभियान में बीजेपी अब पूरी तरह जुट गई है। बीजेपी विधानसभा स्तर और सभी 1,62,000 बूथों पर दलित बस्तियों में जनसंपर्क, गोष्ठियां, कार्यशालाएं, सम्मेलन और युवा संवाद समागम कराएगी। अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी यूपी के माहौल को उत्सव का रंग देने में जुटी है। योगी सरकार नई पीढ़ी को संविधान, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ेगी। बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक अंबेडकर जयंती के अभियान में विधानसभा स्तर और सभी 1,62,000 बूथों पर प्रोग्राम करवाएगी। दलित बस्तियों में जनसंपर्क, सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलन और युवा संवाद समागम कराएगी। इस मौके पर मंत्री, सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 1,60,000 बूथों पर कल बाबा साहब का चित्र रख करके और वहां पर पुष्पांजलि किया जाएगा और संविधान की प्रस्तावना का पाठ करने का भी कार्यक्रम किया जाएगा। और कल से ही जो हमारी अनुसूचित बस्तियां हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के और जो हमारे सभी नेतृत्व मंडल के लोग हैं वो लगातार संपर्क करने का काम करेंगे।
योगी कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर BR आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके तहत यूपी की सभी विधानसभा में महापुरुषों के 10-10 स्मारक और प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। पार्क और स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। इस पर कुल 403 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि सहित कई महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा। बाबा साहेब की जयंती को लेकर बीजेपी की सामाजिक न्याय और युवा सहभागिता के बड़े जन अभियान की तैयारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रायबरेली में अंबेडकर जयंती अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारियों से लेकर विधायक, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री अब जमीन पर उतरकर दलित बस्तियों में जाएंगे, डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन जिस तरीके से दलितों के लिए काम कर रहा है उससे बताएंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और शनिवार को देहरादून के DAV कॉलेज में गाली गलौज करने के मामले में हरियाणा के सिंगर मासूम शर्मा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और राजधानी के डालनवाला थाने में रविवार देर रात स्टूडेंट लीडर प्रांजल नैनी की शिकायत पर पुलिस ने मासूम शर्मा के खिलाफ BNS की कई धाराओं में केस दर्ज किया। दरअसल मासूम के सार्वजनिक तौर पर उसने गाली गलौज करने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस समेत आयोजक विपक्ष के निशाने पर आ गए। हालांकि दबाव बढ़ता देखकर हरियाणवी सिंगर ने रविवार को वीडियो जारी करके माफी भी मांग ली थी, लेकिन तब तक मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका था। पुलिस सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने के बाद गायक को पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना होगा। जिन धाराओं में गायक पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो सभी जमानती धारा हैं। कल DAV छात्र संघ का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था। इस वार्षिक समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ। थाना डालानाला पुलिस के द्वारा वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए इसमें सुमोटो जांच प्रारंभ की गई। आज जांच उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई थाना डालानाला पुलिस द्वारा की गई है, जिसके तहत मासूम शर्मा के विरुद्ध FIR नंबर 63/2026 अंतर्गत धारा 296, 351, 352 और 79 BNS के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और जल्दी ही मासूम शर्मा के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल बिहार के CM नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। दोपहर 3:15 पर वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर अब राजभवन से लेकर पूरे बिहार में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए। तो कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है बिहार के लिहाज से। कल बिहार के CM नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।